बड़ी बड़ी बातें करना चाहती हूँ देश की राजनीति के बारे में, प्रदेश की राजनीति के बारे में और आपके भविष्य के बारे में। देखिए, पिछली बार मुझे यहाँ आना था, शायद विधानसभा का चुनाव था, पार्लियामेंट का था, लोकसभा का था। मौसम खराब हो गया, मैं आ नहीं पाई और इसके लिए क्षमा चाहती हूँ कि आपने शायद उस समय भी इंतजार किया होगा, लेकिन मैं आ नहीं पाई और शायद हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर पाया उस समय। लेकिन तब से आज तक काफी चीजें आपने देखी हैं अपने प्रदेश में, खास तौर से, जिससे बहुत स्पष्ट होता है कि देश में दो अलग तरह की राजनीति है और दो अलग तरह की विचारधाराएं हैं और उन दोनों में से आज आपको चुनना है। मैं जब विधानसभा के दौरे कर रही थी यहाँ पे, तो हम आपके प्रदेश के लिए सरकार चुनने की बात कर रहे थे। उस समय हम आपसे कह रहे थे कि प्रदेश में एक सभ्य सरकार, एक सच्ची सरकार होनी चाहिए जो दिन रात आपके लिए काम करे। आपने हमारी सरकार चुनी, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी और पिछले 2 सालों में 2 ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिन्होंने आपके सामने जो 2 सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं इस देश के, भाजपा और कांग्रेस, उनकी सच्चाई पेश कर ली। क्या थी ये बड़ी घटनाएं? सबसे पहली चीज तो ये थी कि हमारी सरकार के बनने के कुछ ही महीनों बाद एक भयानक आपदा आई हिमाचल में। 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, हफ्तों के लिए चली। घर बह गए, पाठशालाएं बह गईं, लोगों के जीवन एकदम उथल पुथल हो गए, बड़ी बड़ी सड़कें बह गईं, परिवार के सदस्य गुजर गए, खूब संकट हुआ, खूब चोट पहुंचा। मैं भी यहां आई थी उस समय, मुझे याद है, यहीं पे शायद यहीं से कुछ ही किलोमीटर दूर एक पाठशाला एकदम पूरी तरह से टूट गया था। हम लोग वहां गए, वहीं मीटिंग की, सारे पत्थर पड़े हुए थे, कुछ बचा ही नहीं था। इसी तरह से शिमला में कई मंदिर भी टूटे। एक मंदिर में हम गए जहां पूरा मंदिर टूट गया था, वहां एक पूरे परिवार के मतलब 6-7 सदस्य गुजर गए। मैं उनके रिश्तेदारों से मिली, इतना दुख झेल रहे थे। हम लोगों ने एक सदस्य खोया। मेरे पिताजी जब शहीद हुए, मैं 19 साल की थी, कितना दुख हुआ था। मैं सोच ही रही थी कि जिसके 5-6 सदस्य गुजर गए हैं, बच्चे बह गए, उन पे क्या बीत रही होगी, किस तरह का दुख झेल रहे होंगे और कैसे आगे बढ़ते हैं, सुबह उठते हैं, क्या सोचते होंगे। मुझे याद है जब हमारे साथ ऐसा हुआ था तो अंधकार ही अंधकार दिखता था। तो इतनी बड़ी आपदा आई, इतने दुख देखे आपने, और इस बीच मैंने आपकी एकजुटता देखी। मनाली गई, रास्ते में सड़क पे कुछ लोग मिले, खड़े हुए थे, कुछ काम कर रहे थे। मैंने पूछा क्या कर रहे हैं? कह रहे थे सड़क बनाने के लिए हम श्रमदान कर रहे हैं। इतनी बड़ी सड़क थी, 6-7 लोग थे। शायद अगर खुद बनाते उस सड़क को तो पता नहीं कितने दिन लगते, लेकिन वो अपना कर रहे थे, जितना कर सकते थे वो उतना कर रहे थे। आस्ते आस्ते थोड़ी सी अपनी भागीदारी राहत के कार्य में वो कर रहे थे। इसी तरह से मैंने गांव-गांव में देखा कैसे लोगों ने एक दूसरे को बचाया। जहां पत्थर गिर गए थे, एक दूसरे को निकाला उन पत्थरों में से, और कैसे आपका पूरा समाज एकजुट हुआ और आपके साथ कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के पूरे सारी जो जितने भी मंत्री थे, मुख्यमंत्री जी भी, सब एकजुट हुए और आपने इतनी बड़ी आपदा का सामना किया, दृढ़ता से किया, एकदम पूरी शक्ति से किया और मजबूती से किया। चाहे कितनी भी दुख आप झेल रहे थे, लेकिन आप खड़े रहे। ये भी मैंने देखा और सीखा आपके समाज के बारे में, हिमाचल प्रदेश के बारे में। उस समय जब मैं कह रही हूं कि आपने दोनों बड़े दलों की सच्चाई देखने वाली 2 घटनाएं देखी, इस घटना को क्यों गिन रही हूं? क्योंकि जब ये घटना हुई, ये आपदा आई, तो मुझे याद है
मैंने सुक्खू जी को फोन किया, फोन ही नहीं मिला। पता किया कि कहाँ है सुक्खू जी। सुक्खू जी जमीन पे आ गए थे, नीचे आ गए थे, आपके पास थे। रात रात तक बाहर राहत पहुंचाने का काम कर रहे थे। जहां पर्यटक फंसे हुए थे उनको वहां से निकालने की कोशिश हो रही थी। और सिर्फ वो नहीं, हमारे सभी मंत्री जुट गए थे, सभी राहत के कार्यों में व्यस्त थे। कोई किसी गांव में जा रहा था, कोई कहीं जा रहा था। और हमारे सारे पूरी पार्टी आपके साथ एकजुट हुई और आपके साथ मजबूती से कंधे लगाकर आपदा के खिलाफ आप मतलब लड़े और खड़े रहे। दूसरी तरफ भाजपा के नेता जो कुछ ही महीनों पहले हर गांव में, हर जिले में पहुंच गए थे, बड़ी बड़ी मीटिंग कर लिए थे, आपसे तमाम वादे भी कर लिए थे, वो आ नहीं पाए। एक भी आपके बीच में नहीं आया। प्रधानमंत्री जी यहां आए थे चुनाव के समय कुछ ही महीनों पहले, उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की, कहा कि हिमाचल उनका परिवार है, उनका दूसरा घर है। लेकिन आपदा के समय उन्होंने चेहरा ही नहीं दिखाया। चलिए छोड़िए, अगर आना नहीं चाहते थे तो राहत तो भेज देते हैं। एक मांग थी हमारी सरकार की कि इसको राष्ट्र आपदा घोषित कर दो, ताकि केंद्र की तरफ से राहत आ सके। जो केंद्र की राशि है उसमें से हमें मिले, जैसे दूसरे प्रदेशों को मिलती है। जब जब बड़ी आपदा आती है उसको राष्ट्र आपदा घोषित किया जाता है, और जहां जहां प्रदेश की सरकार है वहां केंद्र की सरकार की तरफ से भी राशि आती है। क्या हुआ? क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है और शुरू से ये नहीं चाहते थे कि कांग्रेस की सरकार बने। शुरू से इस सरकार को किसी न किसी तरह से गिराने की साजिश रच रहे थे। उन्होंने राशि नहीं भेजी। तो आपकी आपदा के समय भी, दुख के समय भी, शोक के समय भी इनको सिर्फ राजनीति सूझ रही थी कि अगर हम केंद्र से राशि नहीं भेजेंगे, वहां राहत नहीं पहुंचेगी ठीक ढंग से, लोग कांग्रेस की सरकार से नाराज होंगे। यही इनकी मानसिकता थी उस समय, जिस समय आप इतनी बड़ी संकट झेल रहे थे। तो इससे इनकी असलियत आपके सामने आ गई। इसका मतलब है कि जितनी भी बातें हो रही थी मंच पे कि परिवार के सदस्य जैसे हैं, कि प्रदेश दूसरा घर है, सब खोखली बातें थी, सब हल्की बातें थी, इनमें वजन ही नहीं था। क्योंकि जब समय आया तो जब संकट आया तो न वो पहुंचे और ना उनकी मदद पहुंची। जितनी भी राहत पूरे हिमाचल की जनता को मिली, कांग्रेस की हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है उसकी तरफ से मिली। और मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये कोई बड़ी बात है। आप ताली बजा रहे हैं और कई लोगों ने मंच पे भी कहा कि ये मिला, वो दिया, ये किया। तो मेरी थोड़ी सी अलग सी सोच है कि मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई खासियत है। ये तो आपकी संपत्ति है। देश की संपत्ति, प्रदेश की संपत्ति किसकी होती है? जनता की होती है। तो संकट के समय अगर वो संपत्ति आपको मिल रही है तो इसमें कोई खास बात नहीं है। ये हमारा कर्तव्य था और मुझे बहुत गर्व है कि यहाँ बैठे सभी नेताओं को ये एहसास है कि ये हमारा कर्तव्य है, हमने निभाया। कि सभी नेताओं को ये एहसास है, कांग्रेस पार्टी के एक एक नेता को, कि जनता सर्वोपरि है। जब देश की संपत्ति की बात होती है तो ये जनता की संपत्ति है। आपदा आती है ये जनता को मिलनी चाहिए, संकट आता है जनता को मिलनी चाहिए। और इसी तरह से हमारा कर्तव्य था कि जब दुख हो रहा है, संकट है, हम आए। कोई बड़ी बात नहीं है, ये नेता का कर्तव्य होता है। यही मेरे पूर्वजों ने मुझे सिखाया, यही आपकी सभ्यता है। आपने खुद दिखाया ये। आप नेता नहीं होंगे, लेकिन जब आपदा आई, जब आपने देखा कि आपके शहर के लोग, गांव के लोग संकट में हैं, आपने भी मदद की। मैंने खुद आंखों से देखा, जैसे कहा, सड़कें बनाने में आपने मदद की, राहत पहुंचाने में मदद की, जहां लोग फंसे थे उनको निकालने में मदद की। यही मानवता होती है, यही इंसानियत होती है, और इसी के आधार पर हमारी राजनीति होती है। तो ये एक हमारी पुरानी परंपरा है, धर्म की भी परंपरा है, हमारे समाज की भी परंपरा है, हमारे समाज की भी सभ्यता है। तो आज अगर हमारी सरकार इन सब चीजों को निभा रही है, अपना कर्तव्य समझकर आपके बीच हमारे नेता आ रहे हैं, आपसे मिलजुल रहे हैं, आपके लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है।
ये हमारी राजनीतिक सभ्यता है, विचारधारा है, हमारी सामाजिक धार्मिक सभ्यता भी है और हम अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। दूसरी तरफ आप भाजपा की विचारधारा देखिए, भाजपा के नेताओं को देखिए, किस तरह की बातें हो रही हैं। जब चुनाव प्रचार के लिए आते हैं, मंच पर खड़े होकर बड़े से बड़े नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनके पद के प्रति तो सबकी श्रद्धा है, चाहे उनके प्रति हो न हो, लेकिन पद के प्रति तो है, क्योंकि सबसे बड़ा पद है हमारे देश में, लोकतंत्र है, आपने चुना है, हमारी श्रद्धा भी है। लेकिन इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री चुनाव के समय आकर न आपकी आपदा की बात करते हैं, न बेरोजगारी की, न महंगाई की, न आपकी समस्याओं की, न आपके पेंशन की, इनकी बातें नहीं होती हैं। सिर्फ धर्म के आधार पर आपसे वोट मांगा जाता है और जो बातें होती हैं वो पूरी तरह से फिजूल की बातें। कभी कहेंगे कि आपकी अगर 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस पार्टी 1 भैंस चुरा लेगी, कभी कहेंगे कि आपके मंगलसूत्र को घरों से निकालने के लिए एक एक्सरे मशीन लाई है कांग्रेस पार्टी। कैसी बातें हैं ये, और कैसी राजनीति है कि जब जनता संकट में है तब आप आते नहीं हैं, जब चुनाव का समय होता है तो आप धर्म की बात करके वोट लेने का प्रयास करते हैं, और पूरे समय आपका सिर्फ एक ही प्रयास रहता है कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है। सरकार चुनी गई, यहां आपने चुनी, किसी ने थोपी नहीं आप पे। एक चुनाव था, चुनाव में आपने निर्णय लिया कि हम कांग्रेस की सरकार चाहते हैं, आपने सरकार चुनी। क्या होता है, जैसे ही आपदा खत्म होती है, ये दूसरी घटना है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूं। एक और घटना घटती है, आपदा के कुछ ही महीनों बाद भाजपा का पूरा प्रयास, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, सबका प्रयास हो जाता है कि हम इस सरकार को गिराएंगे। कैसे गिराएंगे? क्या एक चुनाव करके गिरा रहे हैं, लोकतंत्र के तहत गिरा रहे हैं? नहीं, धन बल पे गिराएंगे। हम विधायकों को पैसा दे देकर, उन पर दबाव डाल डालकर उनको अलग कर देंगे इस पार्टी से और हम इस सरकार को गिराएंगे। किसी को 50 करोड़ दे रहे हैं, किसी को 100 करोड़ दे रहे हैं। चोरों की तरह विधायकों को छुपाकर बीच रात में कहीं ले जा रहे हैं चंडीगढ़, हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, पूरी फोर्स निकल आ रही है, केंद्रीय फोर्सेस आ रही हैं। किस चीज के लिए? विधायकों को छुपाकर कहीं ले जाने के लिए, और वो भी वो विधायक जिनको आपने पैसे खिलाए हैं। ये लोकतंत्र का मजाक है, लोकतंत्र के खिलाफ अपराध है। और प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी खुलेआम कर रहे हैं। मीडिया जो आज पूरी तरह से खरबपतियों ने खरीद रखी है, ये मीडिया वाले कह रहे हैं कि वाह 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 वाह, कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है। बहनों और भाइयों, कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है, कोई कह नहीं रहा है कि ये गलत हो रहा है। हमारी सरकार होती थी तो छोटी सी चीज हो जाती थी, पूरी मीडिया भड़क जाती थी। और अच्छा है, अच्छा है, जागरूक मीडिया, जागरूक जनता लोकतंत्र के लिए अच्छा होता है। नेताओं को भी पटरी पे रखते हैं, नेताओं की भी फिर आदत खराब नहीं होती। नेता भी जानता है कि मैं जवाबदेह हूं, कुछ गड़बड़ करूंगा तो जनता पूछेगी, मीडिया पूछेगी। लेकिन आज ये परिस्थिति कि आप सरकार चुरा रहे हैं, आप घूस दे रहे हैं खुलेआम, आप लोकतंत्र का एकदम पूरी तरह से सफाया कर रहे हैं और मीडिया आपकी वाहवाही कर रही है, कोई सवाल नहीं उठा रहा है और हम सब चुपचाप देखें। तो फिर आपने चुनाव क्यों कराया? फिर बार बार हम चुनाव क्यों करते हैं? अब आप सोचिए, 6 जगह उपचुनाव हो रहा है, क्या इसमें पैसा नहीं खर्च रहे हैं? कहां से आ रहा है ये पैसा? ये देश की संपत्ति है, आपकी संपत्ति है। वही संपत्ति जिसको ओपीएस में जाना चाहिए, वही संपत्ति जो 1500 रुपए हम हर महीने जो बहनों के खातों में डालने की बात करते हैं, वही संपत्ति है। वही संपत्ति जिससे सरकारी कारखाने मजबूत होने चाहिए। जब जब ये बातें होती हैं, आप पीछे हट जाते हैं, कहते हैं ओपीएस के लिए पैसे नहीं है, कहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी कैसे कैसे ऐलान कर रही है कि क्या क्या करेगी, कि जैसे ये महिलाओं के खाते में पैसे डालेंगे अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी। लेकिन जब आपको उपचुनाव कराने हैं अपनी मनमानी के लिए, तब पैसे हैं आपके पास। जब आपको बड़े बड़े खरबपतियों को मजबूत करना है तो 16 लाख करोड़ आप अपने खाते में से निकाल के, देश के खाते में से निकाल के उनको दे रहे हैं, कर्ज माफ कर रहे हैं।
जब किसान के कर्ज की बात होती है तो आप कहते हैं कि अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, पैसे ही नहीं है। किसान कर्ज क्यों लेता है? किसान कर्ज क्यों लेता है? किसान तब कर्ज लेता है जब बेटी की शादी होती है, जब बच्चे को शिक्षित करने के लिए किसी बड़ी ट्यूशन की फीस देनी पड़ती है, या जब खेतों का नुकसान हो जाता है, भुगतान नहीं मिल रहा है, जब पेट भरना पड़ता है, जब बच्चे सो रहे हैं बगैर खाए पिए, तब लेता है कर्ज किसान। और ये लोग क्या कहते हैं? किसान के कर्ज माफ करने के लिए 1 रुपया नहीं है। नहीं हो सकता। 16 लाख करोड़ रुपए आपको अडानी जी, अंबानी जी के लिए माफ करने के लिए है, किसान के लिए नहीं है। आज सेब के किसान की स्थिति देखिए, पूरे हिमाचल में क्या स्थिति बना रखी है। सारे कोल्ड स्टोरेज बड़े बड़े खरबपतियों के हैं। आज अडानी जी तय कर रहे हैं कि आपका सेब कितने में खरीदेंगे, कितने में बेचेंगे। ABC सेब बना दिए हैं, और कभी A को B में डाल देते हैं, कभी B को C में डाल देते हैं, ताकि आपको कम पैसे मिले। जब जी चाहे तब बिकेंगे। अमेरिका से सेब आ रहा है, मोदी जी की सरकार ने टैक्स कम कर दिया है अमेरिकन लोगों को, ट्रंप जी को खुश करने के लिए। और यहाँ का किसान पिस रहा है, मर रहा है। आपने हर चीज पे GST लगा रखी है, कर्ज चुका नहीं पा रहा है, उसके सेब बिक नहीं रहे हैं। कोई ग्राहक दुकान में जाता है, उसको अमेरिकन सेब कम का मिलता है, कौन सा खरीदेगा? अमेरिकन वाला खरीदेगा। तो आपने हर तरफ से वार कर रखा है जनता पे। गरीबों पर वार है, किसानों पर वार है, महिलाओं पर अत्याचार होता है, आप खड़े नहीं होते। बड़े बड़े मंचों पर कह देते हैं हम महिलाओं के लिए आरक्षण ला रहे हैं, बाद में पता चलता है 10 सालों के लिए आरक्षण ही नहीं आएगा। जब जब अत्याचार हुआ है महिलाओं पे इस देश में, कभी महिलाओं के साथ नहीं खड़े हुए। हाथरस में हुआ, जिन्होंने अत्याचार किया उनके साथ खड़े हो गए। उन्नाव में हुआ, मैं गई थी उस परिवार से मिलने के लिए, हाथरस भी गई, मैं हर जगह गई। मैंने पूछा, वहां उस लड़की की माता ने मुझे बोला कि उसका मुंह नहीं देख पाई चिता जलने से पहले, इन्होंने चिता जला दी बगैर माता पिता के। दूसरी जगह उन्नाव गई, लड़की के पिता ने मुझे कहा कि उस लड़की में इतना साहस था, रोज सुबह उठ के अलग डिस्ट्रिक्ट में जाती थी, क्योंकि उनके डिस्ट्रिक्ट में उनका FIR भी दर्ज नहीं हुआ। वहां एक दिन चली गई कचहरी में, वापस आते हुए उन्होंने जला दिया। किलोमीटर चली, जलते जलते कोई नहीं आया उनकी मदद करने के लिए। जब मैं वहां गई, पूरे प्रशासन, पूरी सरकार अत्याचारी के साथ खड़ी थी। उसके परिवार के पास कोई नहीं आया मदद करने के लिए। यही मणिपुर में हुआ। कर्नाटका में तो हद हो गई। जिस नेता ने 100-200 महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उसके साथ मोदी जी मंच पे खड़े होके वोट मांग रहे, कह रहे हैं इनको वोट देंगे तो मेरे लिए वोट है। और वो भाग जाते हैं देश से, वो देश से भाग जाते हैं। और मोदी जी और गृह मंत्री जी ऐसे कि उनको पता ही नहीं। तो ये सब देश में हो रहा है। किसी की, चाहे मिडिल क्लास हो, आज मिडिल क्लास की क्या हालत है? क्या महंगाई से आपकी मार नहीं है? ये ऐसी बात नहीं है। मिडिल क्लास भी आज बहुत ही दुखद स्थिति में है। बच्चे को पढ़ाने के लिए, हर चीज को करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है, फिर भी कमाई पूरी नहीं होती। गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का कौन खरीदेगा? जब 400 रुपए का था तो ये लोग नाटक करते थे। आज इन्हीं के राज में 1200 हो गया है, बोलती बंद हो गई है इनकी। तो ये परिस्थितियां बना दी हैं पूरे देश में। आपने 2 घटनाएं देखी जिनसे इनकी पूरी सच्चाई आपके सामने आ गई। एक आपदा, एक दूसरी जो सरकार गिराने वाली घटना थी। ये तो हमारी कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो दृढ़ रहे, सरकार बचा ली, नहीं तो इनकी चलती तो आपकी चुनी गई सरकार है वो गिर जाती। तो आपने सच्चाई देख ली है, मोदी जी की सच्चाई देख ली है, तमाम आपके बड़े बड़े जो नेता हैं हिमाचल के भाजपा के, उनकी सच्चाई देख ली। कहां थे वो? कहां थे आपदा के समय? आए आपके पास? तो सारी सच्चाई आपके सामने है। जब जब हम आपकी बात करते हैं, ये लोग फिजूल की बातें उठा देते हैं। हम OPS की बात करते हैं, कहते हैं कि नहीं हो सकता। अभी NPS के पैसे इन्होंने रोक रखे हैं ताकि हिमाचल में पूरी तरह से OPS लागू ना हो। सुक्खू जी लड़ रहे हैं, फिर भी किसी भी हालत में वो कर रहे हैं काम। तो हमने कुछ वादे किए चुनाव से पहले, और उन वादों को पूरा करने का काम हमने पूरी तरह से शुरू किया और लागू है, चल रहा है वो काम। इन्होंने जो वादे किए उनका क्या हुआ? 15 लाख आपके खाते में डालने का वादा 10 साल पहले, 10 साल गुजर गए, कहां है 15 लाख? पूरी दुनिया के जो
का जो काला धन है उसको वापस लाने का वादा, क्या हुआ? किसने देखा काला धन? भाजपा पार्टी इस दुनिया की सबसे अमीर पार्टी जरूर बन गई 5 सालों में, और ये मैं नहीं कह रही हूं, रिपोर्ट है इसकी कि दुनिया की सबसे अमीर पार्टी भाजपा तो बन गई, लेकिन किसी और ने कोई काला धन नहीं देखा इस देश में जो ये वापस ला रहे थे दुनिया से। इन्होंने कहा किसान की आय दुगनी होगी, क्या हुआ? किसान पिस रहा है, हर चीज पे आपने जीएसटी डाल दी, टैक्स आप हमारे किसानों पे डाल रहे हो और अमेरिकन किसानों के सामान पे उतार रहे हो। तो इनके वादों का क्या हुआ? एक वादा पूरा नहीं हुआ। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े इवेंट बाजी, महलों में दिखते हैं सेठों के साथ मोदी जी, बड़े बड़े मंचों पे दिखते हैं या रोड शो पे दिखते हैं, इतनी दूर से यूं यूं हाथ हिला रहे हैं, जनता उधर है, इधर से उधर तक सिक्योरिटी के कर्मी हैं सारे, और उधर जनता दूर से यूं यूं हाथ हिला रही है, मोदी जी हाथ हिला रहे हैं जैसे यहाँ रोहतांग के टनल में हिलाया था, कोई खड़ा नहीं है, हाथ हिला रहे हैं। कभी कष्ट तो करें जनता के बीच में आने का, एक बार आके पूछ ले कि आपकी परिस्थितियां क्या हैं। 10 साल से मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं जानना चाहता हूं भाई तुम्हारी खेती कैसे चल रही है। यही तो परंपरा रही हमारे लोकतंत्र की। इंदिरा जी पैदल आती थी अपने संसदीय क्षेत्र में, रायबरेली में पूछिएगा, गांव में जाती थी, पैदल जाती थी। मैं किसी दूर दराज इलाके में सोनभद्र में गई एक बार, उत्तर प्रदेश में, कुछ वहां पे नरसंहार हो गया था, मैं वहां गई, छोटे से गांव में गई, और मुझे एक महिला ने बिठाया कोने में, खीर लाई घर में से, कहती है कि ये खीर ना बुढ़िया सी थी, कहती है मैंने ऐसी खीर तुम्हारी दादी को खिलाई। और मैं चौंक गई। मैं खुद सोच रही थी कि दादी जी उस समय जहां यहाँ सड़क भी नहीं होगी, क्योंकि इतना दूर दराज इलाका था कि मुझे इतना कष्ट करना पड़ा वहां पहुंचने के लिए, कि वो कैसे पहुंची उस जमाने में, लेकिन पहुंची। और जहां जहां मैं जाती हूँ इस देश में, मुझे पता चलता है कि यहाँ वो पहुंची। वो नहीं पहुंची तो नेहरू जी पहुंचे, वो नहीं पहुंचे तो राजीव जी पहुंचे, वो नहीं पहुंचे तो कोई और पहुंचा। लेकिन आज जो परिस्थिति बन गई है उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ये सोचते हैं कि उनको अपनी गाड़ी से उतरकर आपसे मिलने की जरूरत ही नहीं है। वो सोचते हैं कि उनको अपने कार्य की गिनती भी नहीं सुनानी है आपको। हम लोग वोट लेने जाते थे, पिताजी के लिए प्रचार करते थे अमेठी में, तो पिताजी कहते थे, हम पूछते थे कि पिताजी क्या बोले, छोटे से थे, कहते हैं बोलो कि मैंने क्या काम किया है और क्या हम करने जा रहे हैं। हमें सिखाते थे कि ये किया है, ये किया है, ये किया है। हम बच्चे थे। ये हमारी राजनीतिक परंपरा है कांग्रेस की। और आज प्रधानमंत्री जी को लगता है कि 10 साल से हम सत्ता में हैं, भाई जनता को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जनता को इतना कह देते हैं कि आपके भैंस चुराए जाएंगे, आपके मंगलसूत्र चुराए जाएंगे, आपकी सारी संपत्ति कांग्रेस उठा के किसी और समुदाय को दे देगी और इसी में हमें वोट मिल जाएगा, फिर से नैया पार और फिर से 5 साल सत्ता। अपमान है जनता का, अपमान है लोकतंत्र का। नकार रहे हैं आपको। आपकी इतनी बड़ी समस्याएं हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। किसान आंदोलन करता है, महीनों के लिए दिल्ली के बाहर बैठता है, रो रहा है। आप क्या करते हैं? बिजली बंद कर देते हैं, पानी बंद कर देते हैं और उसको देशद्रोही कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं। उसकी सुनवाई नहीं करते। लाखों किसान बैठे हुए हैं। आप सबने देखा, हम सब ने देखा ये होते हुए। मैंने तो यूपी में देखा है कि सरकारी कर्मचारी, मेरी बहनें आंदोलन कर रही थी, चुपचाप पार्क में बैठी आंदोलन कर रही थी कि हमारा मानदेय बढ़ा दीजिए। अध्यापिका थी सारी। पुलिस ने उनको पीटा, घसीट के ले गए, जेल में डाल दिया और उन पे रासुका कानून डाल दिया, देशद्रोही का दर्जा दे दिया। ये हो रहा है आज अपने देश में। नौजवान तमाम बेरोजगार हैं। 70 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं हमारे देश में आज। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी इस देश ने नहीं देखी जितनी आज देख रहे हैं। और मोदी जी का क्या जवाब है? अग्निवीर। मोदी जी अग्निवीर जैसी स्कीम लाते हैं कि सेना में भी जो भर्ती होने जा रहा है, जो देश के लिए शहीद होने जा रहा है, वो भी 4 साल के लिए जाए और वापस आएगा तो बेरोजगार होगा।
और भगवान ना करे शहीद हो जाए देश के लिए, तो उसको शहादत का पेंशन नहीं मिलेगा, उसके माता पिता को पेंशन नहीं मिलेगा। हमने 1 रैंक 1 पेंशन की बात की। मोदी जी ने क्या कहा? 1 रैंक अलग अलग पेंशन। आज सेना में किसी का हाथ कट जाए, किसी का पांव कट जाए किसी वजह से, जंग में घर आएगा, उसको पेंशन नहीं मिलेगा डिसेबिलिटी का, वो भी काट दिया है। तो किसके लिए काम कर रहे हैं? सिर्फ अडानी जी, अंबानी जी के लिए? सिर्फ बड़े बड़े खरबपतियों के लिए सारी नीतियां बन रही हैं? देश की सारी संपत्ति सिर्फ उनके लिए? देश के हवाई अड्डे, बंदरगाह, कोयले के खदान, सब कुछ उनको दे दिए, और बदले में क्या मिला? उन्होंने मीडिया खरीदी आपके लिए, तो मीडिया चुप रहती है, आप कुछ भी करते हैं। उन्होंने संपत्ति दी आपकी पार्टी को, आपकी पार्टी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी बन गई है, और देश का क्या होगा इस तरह? तो बहनों और भाइयों, समझ लीजिए, आज जितनी महंगाई है, जितनी बेरोजगारी है, उसकी वजह है क्योंकि गलत नीतियां चल रही हैं देश में, क्योंकि ऐसी राजनीति हावी हो गई है पूरे देश में जिसके नेता समझ रहे हैं कि धर्म के आधार पर आपसे वोट ले लेंगे हर 5 साल, हिंदू मुस्लिम करके हर चुनाव में जीत हासिल कर लेंगे, सत्ता ले लेंगे, उसके बाद काम करने की कोई जरूरत नहीं है। यही उनकी विचारधारा है। इसीलिए हर चुनाव में सिर्फ यही बात उठती है। मैं कहती हूं, मोदी जी 10 सालों के लिए हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, आप हिम्मत करिए, आके बताइए जनता को कि क्या क्या किया है जनता के लिए। एक चुनाव लड़ लीजिए जनता के मुद्दों पर, एक चुनाव महंगाई पे, बेरोजगारी पे, किसानों की मुसीबतों पे, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उन पे, उनको आप कैसे सक्षम बनाएंगे, उनको कैसे अपने पैरों पे खड़े होंगे, एक चुनाव लड़के दिखा दीजिए। हिम्मत है तो दिखाइए, लेकिन हिम्मत नहीं है। और माफ कीजिए, देश की जनता है आप, लेकिन आदत आपने बिगाड़ी है। जब नेता को पता चल जाता है ना कि जनता को बहका के वोट मिल जाएगा, तो एक आदत बन जाती है जो सबसे ज्यादा नुकसान जनता की करती है। मैं हमेशा ये कहानी बताती हूं, आखिरी बार बोल रही हूं, उस बात बोल रही हूं, उसके बाद बंद। मैं एक महिला के घर गई, यूपी में एक मोहल्ले में, छोटा सा गांव था। मैं उसके घर गई, घर में पानी नहीं था, बिजली नहीं थी, बच्चे खेल रहे थे जमीन पे। मैंने कहा स्कूल जाते हैं? कहती है नहीं, पाठशाला नहीं है पास में, दूर है, कौन ले जाएगा दीदी, मैं ही देखभाल कर लेती हूँ। तुम क्या करती हो? मैं छोटा सा काम कर लेती हूँ, वो क्या चूड़ियों का काम था, कांच की चूड़ियों का काम था, वो मैं कर लेती हूँ, जितना कमा लेती हूँ। वही अकेली थी, पता नहीं, मैंने पूछा नहीं कि पति कहाँ है, हो सकता है विधवा थी। तो मैंने कहा कि भाई वोट किसको दोगी? तो कहती है वोट तो विधायक को दूंगी। मैंने कहा क्यों? अभी तो आप कह रही थी कि कुछ नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सड़क भी टूटी पड़ी हुई है, बच्चों के लिए पाठशाला नहीं है, क्यों दोगी वोट? कहती है हमें शर्मिंदा हुई थोड़ी, फिर कहती है कि दीदी भगवान के नाम पे वचन दिलवाया है। तो मैंने कहा भगवान के नाम पे किसने वचन दिलवाया? वो विधायक जी आए थे। कब आए थे? चुनाव के समय। पहले आए? नहीं आए। तो मुझे तो गुस्सा चढ़ गया। मैंने बिठाया, उसको समझाया कि ये क्या बात हुई, तुम्हारे लिए कुछ काम नहीं किया है इसने, और फिर से वोट तुम इसलिए दे रही हो कि तुमसे वचन खिलवा दिया कि भगवान के नाम पे, और तुम सोच रही हो कि धार्मिक व्यक्ति है। तो भगवान ने क्या सिखाया हमें? हमारे हिंदू धर्म ने क्या सिखाया हमें? धर्म क्या होता है? सच्चाई, सेवा, एक दूसरे के प्रति प्रेम। तो अगर विधायक अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा है, जो कर्म उसको करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, और आप बार बार धर्म के नाम पर उसको वोट दे रही हैं, तो वो तो समझ गया है ना कि उसको काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपका क्या हो रहा है? आपके तो बच्चे जमीन पे खेल रहे हैं, आपके बच्चों के लिए पाठशाला तक नहीं है। तो समझिए मेरी बात, और मैं यही बात आप सबको कहूंगी कि आप समझदार हो, आप में विवेक है, देश की जनता हो, देश को बनाया है आपने, देश के किसान हो जिन्होंने इस देश की धरती को सींचा है अपने पसीने से, कर्मचारी हो, दिन रात काम किया है, सेवा की है।
अपना कारोबार है तो नेहरू जी तो कहते थे कि जिसका अपना भी बिजनेस है, जो भी काम कर रहा है अगर दिल से कर रहा है तो वो देश का निर्माण कर रहा है। हर स्तर पर आप देश का निर्माण कर रहे हो, ईमानदारी से अपना जीवन जीने की कोशिश करते हो, सबकी मदद करने की कोशिश करते हो। तो क्या इतनी भी उम्मीद नहीं होनी चाहिए नेताओं से? क्या आपको ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि जिस नेता को आप चुन रहे हो, जिस राजनीतिक दल को आप अपना कीमती वोट दे रहे हो, उसकी भी यही सभ्यता हो, वो भी आपके सामने सच्चाई से पेश आए, गहराई से आपकी समस्याओं को समझे, उनको सुलझाने की कोशिश करे, और जब इस देश का काम को करें, इस देश के निर्माण के काम को, तो ईमानदारी से और सच्चे दिल से करें। ये उम्मीद तो रख सकते हैं ना आप? तो देख लीजिए आपके सामने क्या है। जैसे मैंने कहा, भाजपा की सच्चाई आपके सामने है, कांग्रेस की सच्चाई आपके सामने है। आज सुक्खू जी जैसे सीएम हैं जो आपके साथ मिलजुलते हैं, साधारण व्यक्ति की तरह अपना जीवन जीते हैं। जितने मंच पे नेता हैं, कोई अहंकारी नहीं है, कोई ये नहीं कहता कि बड़ा एहसान कर दिया आपके लिए, कि आपके लिए कुछ काम कर दिया है। यहाँ तमाम जो चीजें बनी है आपने गिनाई, आईआईटी, आईआईएम, बड़ी बड़ी जो चीजें मेरे पास है पूरी सूची यहाँ, आईआईटी मंडी, आईआईएम सिरमौर, यहाँ सुंदरनगर में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, कीरतपुर और मनाली का जो 4 लेन का प्रोजेक्ट की शुरुआत भी कांग्रेस ने की, ये रोहतांग पास जिसका शिलान्यास सोनिया जी ने किया, लेकिन मोदी जी ने उनकी नेम प्लेट निकाल दी। अगर मोदी जी को इन बातों से खुशी है तो अच्छा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सोनिया जी को कोई फर्क नहीं पड़ा कि सोनिया जी का नाम नहीं है, उनको तो इसी बात से फर्क पड़ता है कि आपके लिए कोई सुविधा बन गई है, किसी का नाम हो उस पे। तो आप समझ लीजिए, चुनाव अब काफी महीनों से चल रहा है, अब आखिरी चरण है। 2 दिनों में सारा प्रचार, कल सारा प्रचार बंद हो जाएगा। 1 तारीख को आप अपना वोट डालने जाएंगे, तो जरा गहराई से सोचिए। 2 मिनट के लिए मेरे आग्रह पर वोट डालने से पहले अपनी आंखें बंद करके गहराई से सोच लो, किसके लिए डाल रहे हो ये वोट? अपने लिए डाल रहे हो, अपने बच्चों के भविष्य के लिए डाल रहे हो, अपने गांव, अपने शहर, अपने प्रदेश, अपने देश के लिए डाल रहे हो। और देश आपकी भी जिम्मेदारी है। एक लोकतंत्र बना हमारे देश में, एक संविधान बना, वो आपको मजबूत करने के लिए बना, आपके अधिकारों को मजबूत करने के लिए बना। ये तो संविधान को बदलने की बात भी करते हैं कि कल क्या जाने क्या कर लेंगे, आरक्षण हटा देंगे, आपके वोट का अधिकार हटा देंगे, क्या जाने क्या कर लेंगे, क्योंकि इनकी तो जवाबदेही है ही नहीं। आज तो ये सोचते हैं कि कुछ भी कर सकते हैं, सरकार गिरा देंगे पैसे देके, कुछ भी कर लेंगे, और आप पूरी छूट दे रहे हो। तो 1 तारीख को सोच लो कि कैसी राजनीति चाहते हो अपने देश में, कैसी सरकार चाहते हो, कैसे प्रधानमंत्री चाहते हो आप। और सोच समझकर और पूरे विवेक से, जो अपने जीवन का अनुभव है उसी को देखते हुए आप अपना वोट डालो। मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप अपने विवेक से वोट डालोगे तो कांग्रेस पार्टी को ही जाएगा आपका वोट, क्योंकि हम सच्चे दिल से आपकी भलाई चाहते हैं। आपने बहुत बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खासतौर से मेरी बहनों को, बहुत समय से आप बैठी होंगी यहाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। यहाँ के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनसे मैं अभी मिलके आई, दूसरी मीटिंग में थे, तो उनको, वो आप सब जानते हैं कि कौन है। आप उनको भारी से भारी बहुमत से जिताइए, ताकि वो संसद में आपका प्रतिनिधित्व कर पाए और हम सब आपकी भलाई के लिए काम कर पाए। धन्यवाद। जय हिंद।